अपने माइक ऑफ कर लीजिए। ओके जी, थैंक यू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जो हमारे कंटेंट है या जो हमारे टॉपिक्स है उसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप्स, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप्स, सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग बायस, independence, theoretical framework, ओवर सैम्पलिंग, होमोजेनिटी, हेट्रोजेनिटी, इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट। ठीक है, इसको हम इंशाल्लाह आज कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट कर दीजिएगा भाई। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, काइंडली ऑफ कर लीजिएगा। अच्छा, सैम्पलिंग। सैम्पलिंग कल भी हमने थोड़ी स्टार्ट की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्लास जो थी वो डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा, सैम्पलिंग जो है इससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हम जो है वो डिफाइन करते हैं। पॉपुलेशन किसे कहते हैं? द होल एग्रीगेट फ्रॉम विच सैंपल इज सिलेक्टेड। जिससे हम सैंपल लेते हैं होल एग्रीगेट से, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर एक डिस्ट्रिक्ट पेशावर पे हम रिसर्च करना चाहे तो ये जो डिस्ट्रिक्ट पेशावर है ये हमारा पॉपुलेशन है। अभी यहाँ से हमने रिप्रेजेंटेटिव लेने हैं, क्योंकि जाहिर बात है ओवरऑल पेशावर को तो हम स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो हम रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं उसी प्रोसेस को हम सैम्पलिंग कहते हैं, जिस तरीके से लेते हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको हम सैंपल कहते हैं। ठीक है, तो होल एग्रीगेट पॉपुलेशन हो गई। सैंपल इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल पॉपुलेशन। और होल पॉपुलेशन जो है उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो नुमाइंदा हम जिसको कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सैंपल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, सैम्पलिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द सैंपल, या इट इज अ टेक्निक ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द होल पॉपुलेशन। होल पॉपुलेशन से जब हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं इसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा, सेंसस मर्दमशुमारी क्या होती है? सेंसस जो है स्पेसिफिकली डेटा कलेक्शन फ्रॉम ऑल द पॉपुलेशन। सारे पॉपुलेशन से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो इसको हम सेंसस कहते हैं। मतलब इसमें हम रिस्पोंडेंट चूज नहीं करते, ना कि पॉपुलेशन सॉरी सैम्पलिंग करते हैं, बल्कि ओवरऑल जितनी भी हमारी पॉपुलेशन होती है हर एक बंदे को हमने एक्सेस करना होता है और उससे डेटा लेना होता है। ठीक है, अच्छा, सैम्पलिंग को हम ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं दो बड़े कैटेगरीज में, या दो बड़े अम्ब्रेलाज में। फर्स्ट उसमें जो है वो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और दूसरा जो है वो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, अच्छा, प्रोबेबिलिटी। जी जी हेलो। जी, सिराज भाई आपकी आवाज आ रही है। यू कैन स्पीक, आई हाँ एम जी, अस्सलाम लिसनिंग यू। वालेकुम। तमाम पार्टिसिपेंट्स को मेरी मेरी तरफ से सलाम और आदाब। भाई मैं ये पूछ रहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड सैम्पलिंग। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आ रही है चीज। अच्छा, चीजें आज अच्छा, आगे आ रही है इंशाल्लाह, उसको मैं एक्सप्लेन कर लूंगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके, ये चीजें आ रही है इंशाल्लाह। स्टेटिस्टिक में हम पढ़ेंगे। स्टेटिस्टिक के दो टाइप्स है, एक इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक है और एक डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक है। तो उसमें इंशाल्लाह आपका ये जो क्वेश्चन है बहुत ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी। ओके जी, ओके, यू थैंक यू। अच्छा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमेशा एक बात याद रख लीजिएगा कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है उसमें तो एक ये है कि हर एक यूनिट की या हर एक सैंपल की, मतलब इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन नहीं होती। और सेकंड ये कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन भी नोन नहीं होती। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा और डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉन प्रोबेबिलिटी का, कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो नोन नहीं होती। जब तक पॉपुलेशन नोन ना हो तो हम सैम्पलिंग फ्रेम नहीं बना सकते। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होती है, इंशाल्लाह आज के लेक्चर में ही हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है, it is the type of sampling where there is no equal chance of selection of each unit of population. हर एक पॉपुलेशन का जो हर एक यूनिट है उसकी सिलेक्शन के चांसेस इक्वल नहीं होते। जिस तरह हम एक टॉस है, टॉस को जब हम कॉइन करते हैं तो क्या होता है? या तो हेड निकलता है या तो टेल निकलता है। इट इज प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन है वो नोन है, दो ही हो सकते हैं, दो ही चांसेस है। ठीक है, या तो हेड निकल सकता है या टेल निकल सकता है। लेकिन हमने
डिस्ट्रिक्ट दीर के या डिस्ट्रिक्ट पेशावर की पॉपुलेशन पे रिसर्च करनी है, ठीक है। और हम जाके हैजर्ड और कन्वीनियंटली जाके किसी से डेटा कलेक्ट कर ले, सॉरी, और हम उस पर जनरलाइजेशन कर ले अपने डेटा की या अपने रिसर्च की, तो ये जो है हमारे पास स्पेसिफिकली होगी नॉन प्रोबेबिलिटी सारी, क्योंकि हमें पॉपुलेशन का पता नहीं है। लेकिन अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन को लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक डिस्ट्रिक्ट की 1 लाख, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि पॉपुलेशन है, फिर हमने 1 लाख की ओवरऑल, और उसके 2-3 तरीके होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीकों से मोहम्मद साबिर। मोहम्मद साबिर साहब, प्लीज कीप योर माइक ऑफ। अच्छा जी, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल हमें पॉपुलेशन नोन नहीं, हमें पॉपुलेशन नोन है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, तो हम क्या करते हैं, एक सैम्पलिंग फ्रेम बनाते हैं। सैम्पलिंग फ्रेम का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल पेशावर पे हम रिसर्च कर रहे हैं और ओवरऑल पेशावर की पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल 1 लाख है, 1 लाख तो नहीं ज्यादा होगी लेकिन ऐसा हम ले रहे हैं, अगर 1 लाख है तो हमने 1 लाख की एक लिस्ट बनाई, इसको हम सैंपल फ्रेम कहते हैं, सैम्पलिंग फ्रेम, ठीक है। जब हमने ये फ्रेम तैयार की तो हमने फिर या तो लॉटरी मेथड हम यूज करते हैं, मतलब उसका कोई लॉटरी वगैरह निकाल के जो भी उसमें से बंदा निकलेगा, रिस्पॉन्डेंट निकलेगा, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। या और भी बहुत ज्यादा तरीके हैं, एन नंबर क्या होती है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में, हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। या उसमें क्लस्टर सैम्पलिंग करते हैं, इस तरह के सैम्पलिंग करके हम उनमें से बंदे चूज करते हैं। लेकिन उसी केस में जब पॉपुलेशन नोन हो, जब पॉपुलेशन नोन ना हो, तो हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इट इज अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग वेयर देयर इज नो इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन ऑफ ईच यूनिट और ऑफ पॉपुलेशन। ये तो इजी है। अच्छा, टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अभी हम पढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन ये इंटरव्यू में पूछे गए हैं और ये अक्सर पेपर में भी आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक है कन्वीनियंट, हैप्पैजार्ड एंड एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, ठीक है। जिस तरह एक रिपोर्टर जाके डेटा कलेक्ट करता है किसी भी चीज के बारे में, या जिस तरह आजकल सर्वेज हो रहे हैं क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, दैट्स वाई, तो उसी सर्वेज, अगर हम देखें इलेक्शन के सर्वेज का कौन सी पार्टी आपको पसंद है, तो उनको पता नहीं है कि मेरे रिस्पोंडेंट कितने हैं, ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी है, जाके जो भी उनको मिलता है उनसे डेटा लेता है, क्योंकि हैप्पैजार्ड और कन्वीनियंट, ये तो कन्वीनियंट मीन विच इज इजी, जो कि इजी हो, वहां पर जाके हैप्पैजार्डली और एक्सीडेंटली उसको सेलेक्ट करता है, जो भी केस, जो भी बंदा उसके सामने आता है, तो उसे उसी से ही इंटरव्यू लेता है, ठीक है। तो कन्वीनियंट, हैप्पैजार्ड और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग जो है, इजीली एक्सेसिबल रिप्रेजेंटेटिव्स आर सेलेक्टेड, एग्जांपल गिवन, रिपोर्टिंग ऑफ अ चैनल, एक चैनल की रिपोर्टिंग जब होती है तो किसी भी बंदे से एक बंदा पूछ सकता है, ठीक है, कि फला चीज के बारे में आपकी क्या राय है, या आजकल जो महंगाई है इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो ये कन्वीनियंट, हैप्पैजार्ड और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग हो गया, ठीक है। अच्छा, पर्पस और जजमेंटल सैम्पलिंग जो है, ये हमेशा पर्सनल जजमेंट के बेस पे, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैंने एक पॉलिटिकल बंदे से जाके लेनी है, कोई सैम्पलिंग करनी है और डेटा कलेक्ट करनी है, सॉरी, तो आप जाके उसी ही पॉलिटिकल फिगर से आप डेटा कलेक्ट करते हो, या आप कहते हो कि मैंने एक हेडमास्टर से डेटा लेने हैं, ठीक है। तो अभी आपका जो रिस्पोंडेंट है, आपका एक पर्पस है, और आपका पर्पस आपके ऑब्जेक्टिव में भी होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पर्पस में ये है कि आपका जो रिसर्च है वो रिलेटेड है हेडमास्टर्स की स्टडी के ऊपर। तो अभी हेडमास्टर्स के अगर आप लोग जाओ और वहां से हेडमास्टर से डेटा कलेक्ट कर लो, तो दिस इज योर पर्पस, आप एक स्पेसिफिक पर्पस की तरफ जा रहे हो। तो ये जो है ये भी पर्पसियो और जजमेंटल सैम्पलिंग है। अगर आप लोग देख लो तो कन्वीनियंट, हैप्पैजार्ड और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग और पर्पसियो और जजमेंटल सैम्पलिंग दोनों की जो पॉपुलेशन है वो नॉन नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, दैट्स वाई जो पॉपुलेशन है वो नॉन नहीं है, दैट्स वाई वी कैन नॉट मेक सैम्पलिंग फ्रेम फॉर इट, ठीक है। इसके लिए हम सैम्पलिंग फ्रेम जो है वो नहीं बना सकते, ठीक है। अच्छा, पर्पस जो और जजमेंटल सैम्पलिंग जो है, रिसर्चर सेलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट व्हिच आर मोर फिट फॉर हिज और हर रिसर्च, ठीक है। जो भी उसकी रिसर्च के लिए फिट बंदा है वही से जाके डायरेक्ट
वो डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है, ऑन हिज और हर पर्सनल जजमेंट, अपने ही जजमेंट के ऊपर, ठीक है, सैंपल एज सिलेक्टेड पर्पजिवली जाके कोई बंदा सैंपल सिलेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पर किसी को? ओके, खिजरान भाई, थैंक यू। अच्छा, कोटा सैम्पलिंग जो है, अगर आप लोगों ने सुना हो कि अक्सर ये जो कॉलेजेस होते हैं या यूनिवर्सिटीज उसमें भाई कोटा होते हैं, क्या ये? जी जी ये पूछ रहा जी था कि पर्पजली या जजमेंटल सैंपलिंग है ना, तो अगर जी जी जी। इसमें अच्छा, आपकी आवाज बहुत ही स्लो आ रही है और या तो डिस्टॉर्ट हो रही है, दैट्स व्हाई अगेन आप क्वेश्चन कर सकते हो जी। सर अब ठीक है, मैंने माइक उतार लिए हैं। बिल्कुल जी, ये भी बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल, अभी आवाज बिल्कुल क्लियर है, इस तरह आप मेरे साथ बैठे हो जी। अच्छा जी जी बिल्कुल। अच्छा ये ब्लूटूथ मसला है, इसमें मैंने उतार लिया। अच्छा सर, ये मैं पूछ रहा था कि अभी आपने कहा कि जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जो दोनों टाइप्स है, कन्वीनियंट और प्रपोजिव ये जजमेंटल सैम्पलिंग, इन दोनों के लिए हम कोई फ्रेम जी जी नहीं बनाते ना। तो ये जो प्रपोजिव या जजमेंटल सैम्पलिंग है, ये तो देखो आपके के रिसर्च के बेस पर जो फीड होता है ना, मतलब एक बंदा उसको सेलेक्ट करता है, तो क्या उसके लिए आपने जी कोई जी जी। फ्रेमवर्क बनाना नहीं होता? नहीं, फ्रेमवर्क का मतलब ये नहीं है, फ्रेमवर्क आ रहा है, ये सैम्पलिंग फ्रेम एक अलग चीज है, वो आगे आ रहा है, ये रिसर्च में यूज होता है, इस तरह होता है सिराज भाई, कि जो पॉपुलेशन आपने स्टडी करनी होती है ना, तो जी जी वन बाय वन उन सब का नाम आपने एक लिस्ट तैयार करनी होती है, उसको हम सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सर, उसकी समझ आ गई। फिर दूसरे में वहां से, कंफ्यूजन है। अच्छा नहीं, इस तरह करते हैं ना, देखो कि सैम्पलिंग फ्रेम इस तरह होती है कि फॉर एग्जांपल हमारे क्लास में 30 बंदे हैं, ठीक है, 30 स्टूडेंट है, चलो अभी हमने रिसर्च से कंडक्ट करना है, तो हम 30 के नाम लिख के एक पेज पे, हमने फॉर एग्जांपल अभी इनमें से 6 स्टडी करने हैं, सेक्स, हमारे जो सैम्पलिंग है वो सेक्स है, ठीक है। सेक्स रिस्पॉन्डेंट जब जब हमने सेलेक्ट करने हैं, तो जाहिर बात है अपनी मर्जी से तो सेलेक्ट नहीं करते, अपनी मर्जी से अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आएगी, क्योंकि पॉपुलेशन फिर नोन नहीं होगी, उसका हमारा हमारा उसका उसके पॉपुलेशन के साथ कोई काम नहीं है फिर, ठीक है। लेकिन अगर हम एक सैम्पलिंग फ्रेम बनाए 30 स्टूडेंट की, और एक लॉटरी मेथड यूज करें और उन तीनों 30 के नाम लिख ले, और किसी को कहे कि इसमें से 6 नाम आप उठा लो, तो जो भी बंदे निकलते रैंडम। हैं, तो आप तो, क्योंकि रिसर्च की एक करेक्टरिस्टिक ये भी है कि इम्पार्शियलिटी, आपने बाइस नहीं होना, समझ आ रही है? जी जी बिल्कुल समझ आ रही है, बिल्कुल समझ आ रही है। हाँ, तो यही यही बेसिकली मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, ठीक कोटा ठीक। सैम्पलिंग जो है, इस तरह मैंने एक्सप्लेन किया कि यूनिवर्सिटियों में जब आप लोग दाखिला लेते हो या कॉलेजेस में, तो वहाँ पर स्पेसिफिक कोटा होता है, और कहते हैं कि डिसेबल के लिए 2% कोटा है, ट्राइबल के लिए 5% कोटा है, वुमेन के लिए 5% कोटा है। तो इसी कोटे बेस पे हम इस तरह करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट को हमने एक्सेस करना है और वहाँ पर रिसर्च करना है, तो हम पहले से ये अपने साथ फिक्स करते हैं कि 5% कोटा हमने वुमेन को देना है, वुमेन को मतलब इंटरव्यू करनी है या अपना क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करना है, 6% हमने मेल को करना है, और 3% और 4% हमने ट्रांसजेंडर और किसी और को करना है, ठीक है। तो इसी तरह का जब हम फिक्स कोई कोटा मुकर्रर करें, तो उसको हम कोटा सैम्पलिंग कहते हैं, ठीक है। सैंपल इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड कोटा, यहाँ पर लिखा गया एग्जांपल दिया गया है कि कोटा फॉर आर्मी, जिस तरह पहले मतलब अगर हम ये कहें कि हाँ आर्मी पर्सनल जो है उस पर हमने रिसर्च करना है, तो उसके लिए अलग कोटा रखते हैं, कोटा फॉर रिसर्चर, रिसर्चर के लिए अलग कोटा रखते हैं, कोटा फॉर लेबर्स उसके लिए अलग कोटा रखते हैं, और उसी बेस पे ही हम सिलेक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इस तरह कहा कि ओवरऑल 100% है हमारे पास ना, हमारे जो रिस्पोंडेंट है उसमें से 30% मैंने जो है वुमेन लेने हैं, 40% मैंने मेन लेने हैं, 30% मैंने ट्रांसजेंडर लेने हैं, और 10% मैंने मिक्स जो भी बंदा आया या कोई स्टूडेंट वगैरह लेने हैं। तो दिस इज और कोटा सैम्पलिंग, ठीक है। अच्छा, इट कैन बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इथनिसिटी कोटा, इथनिसिटी कोटा भी हो सकता है, जिस तरह एक क्रिश्चियन और जियोज या कोई और हम जाके इंटरव्यू करें, तो ये भी हो सकता है। जेंडर कोटा लाइक 50% जेंडर में मतलब मेल मेल फीमेल,
और ट्रांसजेंडर को भी हम कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम क्रिश्चियन कम्युनिटी एटसेट्रा, इसी से हम ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है, नेक्स्ट 4 टाइप जो है स्नोबॉल सैम्पलिंग, जिस तरह एक स्नोबॉल होती है, तो स्नोबॉल जब ऊपर एक पहाड़ से रोलिंग करता है, तो वो अपने साथ क्या करता है, वो थोड़ा साइड में बड़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जितनी भी बर्फ होती है उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता वो चिपक जाती है, और बाल का जो साइज है वो थोड़ा इंक्रीज होता है। तो इसी तरह हमने भी स्नोबॉल इस तरह यूज करना है कि एक बंदे को जब हम एक्सेस करते हैं, तो उसी बंदे से दूसरे बंदे का हम नाम पूछते हैं, एड्रेस पूछते हैं, और उनसे कहते हैं कि मैंने किसी का नाम नहीं बताना, जस्ट मैंने डेटा लेना है। वहां पे जाके जब मैं डेटा लेता हूँ तो दैट्स मीन, या लेती हूँ तो दैट्स मीन दैट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। अब इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल एक ड्रग एडिक्ट है, आप कहते हो कि मैंने ड्रग एडिक्ट्स पे रिसर्च करनी है और मैंने उनसे डेटा लेना है। आपको एक का पता है या हार्डली 2 का पता है, आप जाके उनसे डेटा लेते हो और उनसे कहते हो कि काइंडली मुझे किसी दूसरे ड्रग एडिक्ट का पता बता दे, वहां पे मैं जाके डेटा ले लूंगा, और उसकी सिक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी, ये भी रिसर्च की एक एथिक है, इसको आप लोगों ने फॉलो करना है। वहां पे जाके मैं सिक्रेसी ही रखूंगा, मतलब कोई नॉन कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं करूंगा। तो वो आपको नंबर देता है या आपको एक्सेस देता है, आप जाके वहां पर करते हो डेटा, और इसी तरह उनसे फिर किसी और के, और फिर जाके डेटा, और इसी तरह आप अपने जितने भी रिस्पॉन्डेंट है, फॉर एग्जांपल आपने करना है 30 ड्रग एडिक्ट इंटरव्यू करना है, तो आप इजीली उसकी एक्सेस कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। अच्छा, स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है ये ज्यादातर सेंसिटिव केसेस में यूज होते हैं। इसी तरह के केसेस में कि जो रिस्पोंडेंट आपको इजीली डेटा नहीं देते, या जो रिस्पोंडेंट इतनी इजीली डोमिनेंटली अवेलेबल नहीं है, तो आप उसकी सर्च करने में आपको थोड़ा मसला आता है। तो जाहिर बात है, फॉर एग्जांपल एक ड्रग एडिक्ट है तो उसका एक ग्रुप होता है प्रॉपर, फिर उसी उसी ही ग्रुप का एक और ग्रुप, एक दोस्त भी होता है, तो उससे लिंक बना के आप इजीली उसको एक्सेस करते हो। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग अप्रोचेस टू एनी सैंपल सब्जेक्ट हु फर्दर रेपर इन अदर सब्जेक्ट, आपको रेपर करेगा। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, ड्रग यूजर्स, ट्रांसजेंडर और एनी अदर माइनॉरिटी ग्रुप, ठीक है। अच्छा, ये हो गए 4 टाइप, ठीक है, 4 टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। कोटा सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है, हेप हेजर्ड, एक्सीडेंटल और कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, और पर्पस जो आर जजमेंटल सैम्पलिंग है, ठीक है। समझ लेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई मसला तो नहीं, किसी को कोई सर एक क्वेश्चन? क्वेश्चन है। जी। क्वेश्चन ये है सर, ये स्नोबॉल सैम्पलिंग, इसमें से अगर कोई एजुकेशन का एग्जांपल है तो वो यहाँ पे पुट करे तो बहुत सूटेबल होगा। अच्छा, एजुकेशन का भी इजी है। फॉर एग्जांपल आप रिसर्च कर रहे हो किसी हेडमास्टर्स पे, ठीक है, और आप जाके एक हेडमास्टर से डेटा लेते हो और उससे कहते हो कि यार किसी दूसरे हेडमास्टर का पता मुझे दे दो, तो आपको कहता है कि फला जगह पे स्कूल है, वहां पे जाके हेडमास्टर से आप डेटा ले सकते हो। तो वहां पे जाके आप डेटा लेते हो, तो उससे कहते हो कि यार नजदीक में जो कोई एक और स्कूल है, तो काइंडली आप मुझे उसका एड्रेस भी दे दे और उस हेडमास्टर का पता भी दे दे। क्योंकि आप जिस तरह जिस एरिया में रहते हो, एक सिटी एरिया है, तो आपके जो सराउंडिंग स्कूल है उसका उसका तो आपको पता है, लेकिन अगर आपने 30-35 हेडमास्टर्स को स्टडी करना है, तो फिर आप क्या करोगे? ठीक है जहांगीर भाई। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच क्लियर। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो इसको हम हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे हम जाते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरफ। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक जो फीचर है सबसे बड़े, वो ये है कि इसकी पॉपुलेशन नोन होनी चाहिए। जब पॉपुलेशन नोन होगी तो आप इजीली उस पर काम कर सकते हो। अगर पॉपुलेशन नोन ना हो तो आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज नहीं कर सकते, ये आप लोगों ने जहन में याद रखनी है। क्योंकि अगर आपको ये कहा जाए कि आपने ग्रुप बनाने हैं, तो आप ग्रुप किस तरह बनाओगे? आपको पॉपुलेशन का पता नहीं है, यहाँ पर मेल कितने हैं, यहाँ पर फीमेल कितने हैं, आपको पॉपुलेशन का पता है, देन आप जाके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को यूज कर सकते हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी एक ऐसी टाइप ऑफ सैम्पलिंग है जिसमें हर एक यूनिट का इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल 1000 के 1000 बंदे हैं, आपने एक पॉपुलेशन एक जगह पे आपने जाके रिसर्च करनी है, वहां पर 1000 पॉपुलेशन है, तो मीन के ये जो 1000 पॉपुलेशन है इसमें से कोई भी निकल सकता है, ठीक है। तो इट्स मीन के ईच यूनिट हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। अच्छा, probability sampling, it is a sampling technique where each unit has equal chance of selection, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। टाइप्स ऑफ probability sampling जो है यहाँ पर हमारे पास
सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अच्छा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब ये रैंडम क्या होता है? रैंडम ये कि आपने यहाँ पर एक चीज सेलेक्ट किया तो दूसरा जो चीज है वो आपने किसी और जगह पर सेलेक्ट किया। तीसरी जो फॉर एग्जाम्पल आपने रिस्पॉन्ड सेलेक्ट करना है तो रेंडमली आपने सेलेक्ट करना है, मतलब एक जगह से चीज आपने नहीं लेनी। ठीक है, और ये किस तरह सेलेक्ट करोगे इसके लिए भी दो तीन तरीके हैं, वो भी इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। एक तो लॉटरी मेथड है कि फॉर एग्जांपल आपने 1000 पॉपुलेशन जो है, आपका आपका जो पॉपुलेशन है वो 1000 है। 1000 आपने यहाँ पर जो है 1000 की एक सैम्पलिंग फ्रेम उसको हम कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 आपने 1000 तक जितने भी बंदे थे वो उठा लिए, उसके नेम भी लिख लिए, उसके नंबर भी लिख लिए, और आपने अभी कहा कि यहाँ से मैंने ओनली ओनली 100 सेलेक्ट करने हैं। अभी आप इस तरह तो नहीं कर सकते कि जस्ट सेलेक्ट कर लो, या तो आंखें बंद करके, ये भी एक तरीका है। आंखें बंद करके आपने अपनी जो उंगली है वो लानी है लिस्ट में। जिस ही जगह पे आप आंखें खोलो तो वहां से जो भी बंदे पे वो जो आपकी उंगली है वो उग जाती है, तो आप उठा सकते हो, ये भी एक तरीका है। या लॉटरी बना के आप सब रिस्पॉन्डेंट के। अच्छा, माइक ऑफ रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज कीप योर माइक ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने तो लॉटरी के मेथड से सेलेक्ट किया, या एक और बहुत इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, it is a sampling technique where each unit has equal chance of selection. Simple random sampling तक हम पहुंच गए थे। Each unit of population has equal chance of selection like lucky draw or coining a toss. ठीक है, अभी आप लकी ड्रॉ जो यूज करते हो उसमें कोई भी निकल सकता है, मतलब हर एक बंदे का इक्वल चांस है सिलेक्शन का। ये सिंबल रैंडम सैम्पलिंग है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ये क्वेश्चन पूछा गया है इंटरव्यू में 2-3 मरतबा कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो है इसमें हम एवरी nth नंबर, nth नंबर हम सेलेक्ट करते हैं। nth नंबर का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल टोटल पॉपुलेशन है आपकी 1000, आपने उनमें से लेनी है फॉर एग्जांपल 50। ठीक है, तो 50 डिवाइड बाय सॉरी 1000 डिवाइड बाय 50 आप करते हो, और उससे जितना भी जो नंबर आएगा, फॉर एग्जांपल 1000 डिवाइड बाय 50, तो इससे क्या आता है? इससे आता है हमारे पास 200, सॉरी 200 नहीं आता, 20 आता है, 20। ठीक है, अभी 20 आ गया तो इसका मतलब ये है कि यूरी 20th नंबर, मतलब आपने सैम्पलिंग फ्रेम पहले बनाया हुआ है, तो उसमें से जाके आपने 20 वाला उठा लिया, फिर 40 वाला उठा लिया, फिर 60 वाला उठा लिया, फिर 80 वाला उठा लिया। दिस इज सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, मतलब ईच एंड यूरी nth नंबर जो है आप उसको क्या करते हो, उसको उठाते हो और उस पर रिसर्च करते। अच्छा, आवाज आ रही है? कुछ स्टूडेंट की मैसेजेस में पढ़ रहा हूँ सर जो कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। सर आवाज तो आ जी रही जी, है, लेकिन सर एक क्वेश्चन है कि ये जो हम पहला सैम्पलिंग करेंगे, इसमें पहला जो सेलेक्ट करेंगे वो रेंडमली करेंगे ना, उसके बाद 20 सेलेक्ट करेंगे? नहीं, पहले तो हमने सैम्पलिंग फ्रेम बनानी है ना। सैम्पलिंग फ्रेम नहीं बनती तो फिर तो रेंडमली हम नहीं कर सकते। देखो, सैम्पलिंग फ्रेम का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 सारे आपने 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 आपके पास डेटा है ऑलरेडी। समझ आ रही है जंगीर भाई? सर मेरा मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर 1000 पॉपुलेशन है, ठीक है, 1000 पॉपुलेशन है, तो आपने यहाँ पे कहा जी कि जी 50 पे डिवाइड कर लो, 20 आ गए, तो मतलब 20 पर 20 नंबर सेलेक्ट करो, फिर 40 सेलेक्ट करो, फिर 60 सेलेक्ट कर लो, फिर 80 सेलेक्ट कर लो, इस तरह। जी लेकिन जी सर जी। मैंने एक जगह पे इस तरह देखा था कि आप इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हो कि पहला आप रेंडमली सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब 4 नंबर सेलेक्ट किया तो 4 के बाद 20 नंबर ऐड कर लो, मतलब 14 और फिर 24, 24 को सिलेक्ट करना है, फिर 34 को छोड़ के 44 को सिलेक्ट करना है, फिर 54 को छोड़ के 64 को सिलेक्ट करना है। तो सेम ही मेथड, ये तो सेम ही तरीका है सच। इसमें तो मेरे ख्याल में कोई हाँ ना, तो कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि सर अगेन तो आप यही तो मैं ई सर यार फार्मूले पे सर जा रहे तो हो, यही लेकिन आप कह रहे हो कि फर्स्ट फर्स्ट केस। जी जी। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट मेरा मतलब ये है कि फर्स्ट जो इसमें आप सेलेक्ट करते हो वो रेंडमली करोगे। ओके ओके ओके, फॉर एडिंग दिस पॉइंट, पॉइंट वैलिड भी हो सकता है, इंशाल्लाह इसको मैं सेट भी कर लूंगा, और बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके जहांगीर भाई, थैंक यू। अच्छा, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग तो मेरे ख्याल में इजी है, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, आगे जाते हैं क्लस्टर सैंपलिंग की तरफ। क्लस्टर किसे कहते हैं? अंगूर का जो गुच्छा होता है उसको हम क्लस्टर कहते हैं, या क्लस्टर एक गुच्छे को कहते हैं। अंगूर का तो नहीं, ग्रेप क्लस्टर हम कह सकते हैं। क्लस्टर एक गुच्छे को कहते हैं जिसके साथ जितने भी दाने हैं वो लिंक
होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्लस्टर में डिफरेंट क्लस्टर आर ग्रुप्ड, आर क्लस्टर को हम ग्रुप भी कह सकते हैं, ठीक है। आर ग्रुप आर सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन एंटायरली, दीज आर नॉट फर्दर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि होल क्लास आर फैमिली। फॉर एग्जांपल आप फैमिलीज पे रिसर्च कर रहे हो, तो एक फैमिली जो है आपके साथ एक क्लस्टर है, दूसरी फैमिली आपके साथ दूसरा क्लस्टर है, तीसरी फैमिली आपके साथ तीसरा क्लस्टर है, और इस तरह क्लस्टर उठा के आपने उनमें से या तो सबकी आप ये कर सकते हो इंटरव्यू या क्वेश्चनियर उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, या ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, या वहां पर जाके आप सोलली एक एक बंदे को भी आप फिर जो है ना वो इंटरव्यू कर सकते हो, या उसको क्वेश्चनियर पे उससे डेटा कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्लस्टर की समझ लग गई है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर, ओके खजान भाई, क्लियर। नेक्स्ट कर ले। अच्छा जी, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड कहते हैं ग्रुपिंग को। स्ट्रेटा किसे कहते हैं? स्ट्रेटा मीन ग्रुपिंग। इसमें देखो ये भी क्लस्टर की तरह ही है, लेकिन इसमें ग्रुपिंग होती है। ग्रुपिंग किस तरह होती है कि फॉर एग्जांपल आपने डिस्ट्रिक्ट पेशावर पे स्टडी करनी है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट पेशावर में फॉर एग्जांपल स्कूल्स पे स्टडी करनी है, तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट पेशावर में जितने भी स्कूल्स है, इस पे मैंने दो ग्रुप्स बनाने हैं, एक मेल का और एक फीमेल का। फीमेल के जो स्कूल होंगे उससे मैं 50% लूंगा, और जो मेल के होंगे उस पर भी मैं 50% काम करूंगा। तो ये जो ग्रुपिंग होती है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है। तो इसको हम स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटा मतलब ग्रुपिंग को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो है, पॉपुलेशन इज सब डिवाइडेड। देखो क्लस्टर सैम्पलिंग में वहां पर लिखा गया है कि नॉट डिवाइडेड, यहाँ पर लिखा गया है कि सब डिवाइडेड। पॉपुलेशन इज सब डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटा और ग्रुप्स, and each subgroup is selected on the basis of equal representation. एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि PhDs of 3 countries। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें कि जितने भी 3 कंट्रीज है, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इसमें जितने भी PhDs हैं उसमें से मैंने 10-10 सिलेक्ट करने हैं। अभी आपने ग्रुपिंग कर ली और जाके उससे सिलेक्ट करके उस पर डेटा लेते हो, ठीक है। तो ये जो है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हो गई। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक तो नहीं है? अच्छा जी, कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो कि ज्यादातर सैम्पलिंग में यूज होते हैं, उसको थोड़ा हम पढ़ते हैं। सैम्पलिंग बाइस किसे कहते हैं? जब आपकी पर्सनल प्रीजुडिसेस इंक्लूड हो सिस्टम में, कि फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि सैम्पलिंग प्रेम में तो मेरे साथ 20वां नंबर निकला है, लेकिन चलो वैसे भी किसी को क्या पता चलता है, मैं जाके 10वें बंदे से ही डेटा सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए कन्वीनियंट है। फिर मैं जाके चलो 20 वाले बंदे से सेलेक्ट करता हूँ, फिर 25, तो ये आपकी 22 हो गई। तो यहाँ पर सैम्पलिंग बाइस जो है इसे कहते हैं, ठीक है। व्हेन सम सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सैम्पलिंग, जब सैम्पलिंग से किसी भी पॉपुलेशन को आप एक्सक्लूड करते हो, तो इसको आप सैम्पलिंग बाइस कहते हो। कि फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैंने डिसीजन लेनी है, तो जिस तरह डिसीजन लेने के लिए आप रिसर्च करते हो, और डिसीजन में तो जाहिर बात है घर के अंदर औरतें भी हैं, उसके अंदर मेल भी है, ठीक है। आप लोग तो ये सोच रहे होंगे कि ज्यादातर ये वुमेन वुमेन और इसके एग्जाम्पल क्यों देते हैं। मैं खुद जेंडर स्टडी से पारी हूँ, दैट्स वाई जितने भी एग्जाम्पल अक्सर होते हैं तो मैं उसको ही फुट करता हूँ। तो सैम्पलिंग बाइस का मतलब ये है कि आप फॉर एग्जांपल एक डिसीजन मेकिंग पे स्टडी करना चाहते हो और घर के अंदर जस्ट मेल को ही इंटरव्यू करते हो, तो इट्स मीन के यू आर बाइस। आपने इंक्लूड करने होंगे वुमेन भी, क्योंकि वो भी घर के जो है वो एक्चुअली डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो व्हेन समवन सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सैम्पलिंग, तो इसको सैम्पलिंग बाइस कहते हैं। सैम्पलिंग फ्रेम मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि सर अ ये लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग द, बाइस पे क्वेश्चन है। सर सैम्पलिंग जी बाइस पे जी क्वेश्चन है। सर ये जी जी सैम्पलिंग बाइस मतलब जहनी झुकाव है एक किस्म की तरह, मतलब इसको हम जहनी झुकाव कहते हैं कि मतलब जहन में उसने कुछ प्लान बना रखा है कि मैं इस तरह करूंगा इस तरह करूंगा, ओरिजिनल डेटा से ये हट के कुछ कर रहे हैं, तो इस पे मतलब इससे रिसर्च पे असर तो जरूर पड़ेगा ना। जी जी, बिल्कुल पड़ेगा, जाहिर बात है। आप मतलब जो आपको रिटर्न में मिल रहा है आप उसको नहीं कर रहे हो, आप तो अपनी पर्सनल बाइसनेस को यूज कर रहे हो। जी जी। अच्छा, सैम्पलिंग फ्रेम जो है, मैंने आप लोग को कहा कि ये एक लिस्ट होता है जितना भी ओवरऑल पॉपुलेशन है, और सैम्पलिंग फ्रेम हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में यूज करते हैं, ना प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ज्यादातर यूज नहीं होता, ठीक है। तो अ लिस्ट ऑफ द
एंटायर पॉपुलेशन एलिजिबल फॉर सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के लिए जो एंटायर पॉपुलेशन एलिजिबल है उसको हम सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। ये तो इजी है, कोई मसला नहीं होगा। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है? आपकी रिसर्च को या आपके ऑब्जेक्टिव्स को जो भी थ्योरी सपोर्ट कर रही है उसको हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कहते हैं। ठीक है, आपकी फॉर एग्जांपल आप एक रिसर्च कर रहे हो और उसमें एक पेरिनियलिज्म और आइडियलिज्म और इसकी कोई मतलब या स्ट्रक्चरलिज्म साइकोलॉजी का जो है उसका कोई आपने टच देना है और उससे जो आपका रिसर्च है वो लिंक कर रहा है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि मेरा रिसर्च जो है इसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आइडियलिज्म या रियलिज्म या किसी और थ्योरी से या मार्क्सिज्म से रिलेटेड है, तो इसको हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कहते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड यू द बेस, आपको बेस प्रोवाइड करता है, दैट व्हिच थ्योरी इज इन द सपोर्ट ऑफ योर रिसर्च, कि कौन सी थ्योरी आपके रिसर्च को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ओवर सैम्पलिंग का मतलब ये है कि आप जब अपने डिजायर्ड सैम्पलिंग से ज्यादा सैंपल कलेक्ट कर लो, उनसे डेटा ले लो। फॉर एग्जांपल आपको कहा गया है कि आपने 10 बंदे सिलेक्ट करने हैं और आपने जाके 30 बंदे सिलेक्ट कर ले, तो इसको और सैम्पलिंग इस तरह है कि जिस तरह हम पेपर में हमें ऊपर दिया गया होता है कि नीचे में से कोई 5 सवालात हल करें, हम क्या करते हैं अक्सर 10 के 10 हल करते हैं और अपने आप को स्पाइडरमैन बनने की मतलब वो कोशिश करते हैं कि हम स्पाइडरमैन हैं और हम सारे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फिर क्या हो गई, ये ओवर सैम्पलिंग हो गई। तो आप लोगों ने इस तरह की कोई चीज नहीं करनी है, आपको 10 दिया गया है तो बस 10 के 10 से ही डेटा देना है। ठीक है, अच्छा, होमोजेनिटी, द डिग्री ऑफ सिमिलरिटी द सैंपल ऑफ रिसर्च, रिसर्च के जितने भी सैंपल्स है अगर उसमें सिमिलरिटी है तो उसको हम वो जो होमोजेनिटी कहते हैं। कि फॉर एग्जांपल हमने इतने इतने रिस्पोंडेंट लिए और उसकी जो डेटा कलेक्शन है उसमें इतनी इतनी सिमिलरिटी है, इसको हम होमोजेनिटी कहते हैं। हेट्रोजेनिटी ये है कि रिसर्च के जितने भी सैंपल्स है उसमें डिससिमिलरिटीज कितनी है। ठीक है, द डिग्री ऑफ डिससिमिलरिटीज among the sample of research। ठीक है, अच्छा, इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट तो इजी है। जिस तरह हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं और उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि रिसर्च वेरिएबल भी हम उसको कहते हैं, उस पे जो हम ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं या उसको जो हम मतलब टाइप ऑफ इंटरवेंशन कह सकते हैं कि उस पे जो हम इंटरवेंशन करते हैं तो उसको हम इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट कहते हैं। द वेरिएबल इंट्रोड्यूस्ड टू द डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च। ठीक है, रिसर्च के पर्पज के लिए जो हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस पे जो हम अप्लाई करते हैं कोई चीज, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट कहते हैं। ठीक है, इस तरह के फॉर एग्जांपल अभी क्लास के 2 ग्रुप आपने बना लिए, एक पे आपने मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर जो है उसके जरिए टीचिंग की और दूसरे पे नहीं की, तो ये जो आपकी टीचिंग है मल्टीमीडिया के जरिए ये इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पर? अच्छा, जनरलाइजेबिलिटी क्या होती है? जब आपकी रिसर्च की जो रिजल्ट है, जब आपके रिसर्च की जो कंक्लूजन है उसको आप ओवरऑल अप्लाई कर लो ओवरऑल पॉपुलेशन पे, तो उसको हम जनरलाइजेबिलिटी कहते हैं। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल पिशावर डिस्ट्रिक्ट में आप रिसर्च कर रहे हो स्कूल के ऊपर, ठीक है, तो आपने स्कूल सेलेक्ट किए हैं 30 और टोटल स्कूल जो है वो 100 है। 30 स्कूल से आपका जो डेटा आ गया तो आपने लिखा कि ये यहाँ पर ये जो रीजन है, फॉर एग्जांपल आपने 30 स्कूल पर डेटा किया और आपने कहा कि पिशावर में जो है जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, उसको अगर हम मल्टीमीडिया से टीच करें तो बेहतर रिजल्ट देगा। अभी अभी आपने ओवरऑल पिशावर के जितने भी स्कूल्स हैं सब पे ये अप्लाई किया, तो जो रिजल्ट होता है जब हम उसको अप्लाई करें ओवरऑल पॉपुलेशन पे, तो इसको हम जनरलाइजेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, व्हेन कंक्लूजन फ्रॉम द, मगरिब नमाज पढ़ के मैं चला जाना आपको कॉल। माइक ऑफ रखिएगा प्लीज, माइक ऑफ रखिएगा, माइक उस वक्त अन रखा करो जब कोई क्वेश्चन वगैरह पूछते हो। अच्छा, when conclusion from the analysis is applied on the whole population is called generalizability and dependence. Independence mean the lack of relationship among variable. जब वेरिएबल जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि इसका असर इस पे है, मल्टीमीडिया का असर स्टूडेंट की लर्निंग के ऊपर है, तो अभी अगर ना है तो मीन के इट इज इंडिपेंडेंस, आप इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हो। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में भी पूछा गया है, अब पूछा जा सकता है कि व्हाई सैम्पलिंग इज डन, सैम्पलिंग हम क्यों करते हैं?
एक तो ये टाइम सेविंग है क्योंकि ओवरऑल पॉपुलेशन को तो हम स्टडी नहीं कर सकते। सेकंड, रिड्यूस इकोनॉमिक कॉस्ट क्योंकि इतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। रिड्यूस लेबर, लेबर को भी रिड्यूस करता है। प्रोवाइड गुड रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट भी प्रोवाइड करता है। ईज इन रिसर्च, और ये रिसर्च में आसानी भी लाती है। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल में सिंपल है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी। प्रोवाइड गुड रिजल्ट के बारे में बताइए सर, इसको जरा इलाबोरेट करें। प्रोवाइड गुड रिजल्ट का मतलब ये है कि जब आप सैम्पलिंग करते हो, ठीक है, तो सैम्पलिंग से देखो, जब आप सैम्पलिंग करते हो तो इसका अपना एक फार्मूला भी है कि आपने 30 सैम्पलिंग लेनी है या 40 सैम्पलिंग लेनी है। तो in depth आप जाके जब आप स्टडी करते हो तो आपको गुड रिजल्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल, आपने 100 पॉपुलेशन है, 100 के 100 आप स्टडी कर रहे हो, तो उस पे आपकी ना इतनी फोकस होगी और ना उसको आप इतना टाइम दे सकते हो। लेकिन अगर आपने 30 बंदे ले लिए, ठीक है, तो आप फिर क्या करते हो, उसको प्रॉपर टाइम भी देते हो, आप एनर्जेटिक भी होते हो, और जाके इन डेप्थ उनसे वेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते अपने रिसर्च के जो फाइंडिंग है उसको गुड रिजल्ट में तब्दील कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, क्लियर हो गया। ओके जी। अच्छा, नेक्स्ट कर ले इजरान भाई। अच्छा, स्टेटिस्टिक्स, अभी हम आगे जा रहे हैं स्टेटिस्टिक की तरफ, लेकिन मेरे ख्याल में टाइम इज़ ऑलमोस्ट ओवर हमारे सेशन का। तो मेरे ख्याल में अगर कल से स्टेटिस्टिक्स स्टार्ट कर ले तो क्या ख्याल है जी सिराज भाई, और जितने भी आप लोग हो? अच्छा ख्याल है सर, हमारा अच्छा ख्याल है। अच्छा, बिल्कुल सर, क्योंकि बिल्कुल, अभी काफी टाइम हो गया। स्टेटिस्टिक में बिल्कुल इंशाल्लाह जलील जी, हम थोड़ा कर लेंगे। अच्छा, आप लोग का कोई कल क्वेश्चन से या बेहतर होगा आप सर। लोग डिस्कशन करते हो तो कर सकते हो, 2-3 मिनट है। जी जी। मुदस्सिर सर सिराज भाई वो आपसे दीजिएगा। क्वेश्चन है। अच्छा खिजरान भाई, ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिएगा और आप लोग डिस्कशन कर सकते हो जी। मुदस्सिर सर आपसे क्वेश्चन है। जी जी, वाह, ये आप